बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको बता दूं कि हमने जो है कल की वीडियो के अंतर्गत हमने 320 तक जो है देख लिया था। अब 320 के आगे के हम प्रश्नों को देख लेते हैं भाई। 320 के आगे के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब ये बता दूँ कि एजुकेशन का ये जो है वीडियो है किसका भाई, एजुकेशन एजुकेशन BA प्रथम सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रकार से लेक्चर चल रहा है। तो एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, क्या ये लेक्चर है जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं मेरे पास दोस्तों। 321 नंबर प्रश्न जो है उसके हिसाब से हम आगे इसी प्रकार से बढ़ेंगे, उसके आंसर को समझेंगे। प्रश्न है आपका कि भारत कैसा राष्ट्र है। तो भारत कैसा राष्ट्र है भाई, धर्मनिरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष दोनों है, ना धर्मनिरपेक्ष है ना धर्म सापेक्ष है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा। और ज़्यादा मैं आपको बता दूं, धर्म सापेक्ष मत लगाइए। एक वीडियो मतलब एक जो है अभी वीडियो में मैंने कुछ बता दिया था आपको, इससे पहले वाले में शायद धर्म सापेक्ष भी कहीं जो है हमने बता दिया था। देखिए धर्म सापेक्ष वगैरह थोड़ा बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप धर्मनिरपेक्ष मिले वही लगाइएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 322 नंबर प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय एकता समिति का जो गठन हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, बड़ी तेजी से हम जो है बताने का प्रयास करूंगा, रफ्तार की तरह साथ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका 323 नंबर कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किस विश्व स्तरीय संघ का गठन किया गया है। तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 324 नंबर, पृथकता का अर्थ पिछड़ापन अथवा पतन है, यह मत किसका है। पृथकता का अर्थ पिछड़ापन अथवा पतन है, यह कथन किसका है भाई, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, 325 का करेक्ट आंसर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न 326 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु किस प्रकार की नागरिकता का विकास होना चाहिए। विश्व नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता या प्रादेशिक नागरिकता, बताने का प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु जो है विश्व नागरिकता का विकास होना चाहिए। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा, विश्व नागरिकता। अगला प्रश्न है यूनेस्को, 327 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को क्या है भाई, यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा एग्जाम से जा सकता है 328 नंबर की, पहले पहले प्रौढ़ शिक्षा का संकीर्ण रूप क्या था। पहले पहले प्रौढ़ शिक्षा का जो संकीर्ण रूप था वो क्या था भाई, पढ़ना लिखना एवं गणित का सामान्य ज्ञान। ये जो है प्रौढ़ शिक्षा का संकीर्ण जो है ज्ञान था। संकीर्ण माने पतला छोटा ज्ञान। 329 नंबर प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा किसी नवीन बात को सीखने हेतु प्रौढ़ व्यक्ति को जानबूझ करके किया जाने वाला प्रयास होता है, यह मत किसका है। तो यह मत है मेरे प्यारे दोस्तों मार्गन एवं होम्स का। किसका है, मार्गन और होम्स का है कि जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो किसी नवीन बात को जो है सिखाने के लिए प्रौढ़ व्यक्ति को जानबूझ करके जो है किया जाने वाला प्रयास होता है। कि जो प्रौढ़ व्यक्ति माने होता है जो बड़ा व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाए तो वो प्रौढ़ शिक्षा होती है। अगला प्रश्न 330 नंबर प्रश्न है कि समाज शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या। समाज शिक्षा से हमारा अभिप्राय पूर्ण मानव की शिक्षा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समाज शिक्षा से हमारा अभिप्राय पूर्ण मानव की शिक्षा से है, यह मत किसका है। यह मत किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, यह मत मौलाना आज़ाद का। किसका है, मौलाना आज़ाद का है। ओके, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 331 नंबर प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय महिला शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है। प्रथम राष्ट्रीय महिला शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न था 332 नंबर, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किस सन में किया गया। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का जो पुनर्गठन किया गया था 1964 में किया गया था, 1964 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 333 नंबर, आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की लिपि मात्र है, या मत किसका है। क्या आज के भारत के मतलब भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों की को दी जाने वाली शिक्षा की लिपि मात्र है, यह कथन है SN मुखर्जी जी का। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, SN मुखर्जी जी ने यह कथन कहा था। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष देने का प्रयास। अगला प्रश्न है आपका मेरे पास 334 नंबर प्रश्न है सतत शिक्षा को लेकर के। प्रश्न क्या है कि सतत शिक्षा कितने समय तक चलने वाली शिक्षा होती है। तो सतत शिक्षा कितने समय तक चलने वाली शिक्षा होती है भैया,
सतत शिक्षा कितने समय तक चलने वाली शिक्षा होती है? तो यह शिक्षा आजीवन चलती है। सतत माने होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल जो एजुकेशन होता है वह लगातार नहीं, वो मतलब आजीवन तक हमेशा चलता रहता है, तो ये शिक्षा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 335 नंबर प्रश्न देखेंगे। 335 नंबर प्रश्न है, आजीवन अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसका मत है भैया? यह किसका मत है? जो है आजीवन अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह मत है टीके ओमान का। किसका? टीके ओमान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 336 नंबर, शिक्षित व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त लक्ष्य समूहों में सतत शिक्षा की किसी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसमें दृष्टांत वार्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 337 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि दूरगामी शिक्षा किनके लिए अधिक उपयोगी है? क्या? दूरगामी शिक्षा किनके लिए अधिक उपयोगी है भैया? दूरगामी छात्रों के लिए दूरगामी शिक्षा अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 338 नंबर प्रश्न देखें। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, किंतु इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित हुई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है 339 नंबर, कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का साधन है और इसी के द्वारा समाज के सदस्यों में योग्यता की भावना स्थिर तथा सुरक्षित रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्या? कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का साधन है और इसी के द्वारा समाज के सदस्यों में योग्यता की भावना स्थिर तथा सुरक्षित रहती है। किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है। अगला 340 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य है भाई? आत्म अनुशासन ये भी आंतरिक मूल्य है, आपसी सहयोग भी है, ईमानदारी, ये सब क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य ही है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न 341 नंबर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्न में से किस आयु के वर्ग के लिए कहा गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अगला प्रश्न है 342 नंबर, शिक्षा व्यक्ति के सोचने, समझने तथा तर्क देने, तुलना तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 343 नंबर है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक होता है। तो गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक जो है वो क्या होता है? हस्तकला जो है वो ही इंपॉर्टेंट है। हस्तकला। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है भैया? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं आपके जॉन डीबी। कौन है? जॉन डीबी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 345 नंबर प्रश्न है आपका, कि सामान्य गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका? क्या? समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी उपलब्धि समान सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह कथन है जो है, यह कथन किसका है भाई? तो ये कथन लुईस किन जो है क्रिस वर्ग का है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 346 नंबर प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया भैया? तो किसके द्वारा किया गया? अनुच्छेद 45 में बात कही गई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45। अगला है 347 नंबर प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसका होती है? मतलब किसकी होती है? तो बच्चों के मूल्यों के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो किसकी होती है भाई? तो बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है यहाँ पर? तो समाज की होती है। किसकी होती है? समाज की होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 348 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। राष्ट्रीय प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो जातिवाद है, बिल्कुल है, प्रांतीयता है, सांप्रदायिकता, ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। अगला प्रश्न 349 नंबर, वर्तमान में बालकों में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, जो है वीसीआर, टीवी या फिर रेडियो?
तो भाई इस समय क्या है, टीबी जो है वो सबसे ज़्यादा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। और बीसीआर समझते हैं ना, जैसे पहले जब कोई बारात वरात आती थी तो बीसीआर चलता था, उसके अंदर पर्दा वगैरह चलने लगा। रेडियो माने तो आप समझते हैं ना, जो बाजा आता है रेडियो वाला, समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है वो। टीवी तो आपके घर में लगी होगी। 350 नंबर प्रश्न देखेंगे। 350 नंबर है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है, बताने का प्रयास करें फटाफट से। तो राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। क्या, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार कर लें तो वही राष्ट्रीय एकीकरण होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 351 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बतलाए थे। शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बतलाए थे, बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से उद्देश्य बतलाए थे। अब हमने कल ही बताया था, जब कौन कौन से पूछेगा, बतलाए हैं, सॉरी बताए हैं, यहाँ पर हैं में क्या लिखा, बिंदी लगी है, इसका मतलब बहुवचन बता रहा। तो ऑप्शन डी मारो, बिना आँख मूंदे, मतलब आँख मूंद करके मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है कि छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, बिल्कुल। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। समस्त जातियों, संप्रदायों, राज्यों में मेल जो है पैदा करने मतलब मेल जो है पैदा करने वाली दिखाई लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन करना, तो ये सभी है, ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 352 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया भाई, कब प्रारंभ किया गया था, बताने का प्रयास करेंगे। कब प्रारंभ किया गया, तो 1995 को प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 1995 को। अगला प्रश्न 353 नंबर प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितना समय लगा। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितना समय लगा था, 52 वर्षों का समय लगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 354 नंबर प्रश्न है, अभी तक प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया है। अभी तक कितने लोगों को, लगभग साक्षर माने होता है कि जो है जो अक्षर को पढ़ और लिख ले वही होते हैं साक्षर। तो अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया भैया, तो अभी तक जो है 65.38 लोगों को परसेंट लोगों को सबसे जो है साक्षर किया गया है। अगला प्रश्न 355 नंबर, किस संतक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है। तो कौन से सन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है, तो 2000 कहाँ तक भाई, 2020 जो है 2020 तक किया गया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न 356 नंबर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राप्त है। मतलब उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राप्त है, कितने परसेंट को प्राप्त है भैया, उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक स्कूल की शिक्षा या सुविधा जो है कितने लोगों को, 85 लोगों को, 85%, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है। तो प्राथमिक स्कूलों की सुविधा जो है वो 94% लोगों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है 358 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना कब शुरू करी गई थी। ऑप्शन ब्लैक बोर्ड की योजना कब शुरू की गई भाई, तो कब शुरू की गई थी, 1987 में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष देने का प्रयास, अगला प्रश्न क्या है, 359 नंबर प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा, क्या प्रश्न है आपका कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ भाई, कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था वर्ष 2009 में। कब लागू हुआ, वर्ष 2009 में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, 360 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार की बात कब कही। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार की बात कब कही भाई, तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो है घोषणा के समय कही, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 361 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल चार्टर कब आया। राष्ट्रीय बाल चार्टर कब आया भाई, कब आया, 2001 में राष्ट्रीय बाल चार्टर आया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 362 नंबर, भारत में औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण का आरंभ हुआ। भारत में औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ, कब हुआ, वैदिक काल से, मुगल काल से, अंग्रेजी काल से, स्वतंत्रता काल से, तो अंग्रेजी काल से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न 363 नंबर, सर्वप्रथम औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई, कब की गई भाई, सर्वप्रथम औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता महसूस की गई, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए ये जो है महसूस की गई, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 364 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम बम्बई में देसी शिक्षा परिषद, क्या सर्वप्रथम बम्बई में
देशीय शिक्षा परिषद ने किस स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है? बताने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम बम्बई में देशीय शिक्षा परिषद ने किस स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की है? तो प्राथमिक स्तर के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक शिक्षक प्रशिक्षण जो है विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था, किस कमेटी ने? तो जो वुड घोषणा पत्र में दिया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 366 नंबर है। देश में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना का क्रम किसकी संस्तुति के बाद प्रारंभ हुआ? किसकी संस्तुति के बाद प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसकी? स्टेनले घोषणा पत्र की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 376 367 मतलब 367। निम्न में से कौन सा सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण है? तो कौन सा है? अभिनव पाठ्यक्रम अर्थात रेफ्रेशर कोर्स जो है ये जो है सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। अगला प्रश्न देखिएगा 368 नंबर जो प्रश्न है उसके बारे में समझ लेते हैं। 368 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं भाई? बीटीसी या फिर एचटीसी, मतलब एटीसी और एलटी? बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को कौन सा मतलब कि कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो एलटी जो है ये नहीं है। बाकी जो है एचटीसी और एसटीसी और बीटीसी ये जो है प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं या जो मास्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है तीनों। बाकी एक नहीं है, एलटी नहीं है। 369 नंबर जो प्रश्न है आपका कि अध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके लिए मतलब द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करेंगे। तो किसके द्वारा? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 370 नंबर प्रश्न है कि अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है? असमानता रखने वाले को दंड दे करके या समानता रखने वाले का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, किताबों को पढ़कर या भाषण सुन करके? बताने का प्रयास करें। तो अध्यापक के द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जो है समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके जो है हम ये असमानता दूर कर सकते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। 371 नंबर प्रश्न है आपका कि व्यवसायीकरण शब्द समाज के उन दायित्वों एवं वर्गों की समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है जो समाज एवं उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। यह कथन किसका है भाई? यह कथन किसका है? श्रीमती आर के शर्मा का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 372 नंबर। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण? परिवार, आर्थिक पक्ष या भौतिक सुविधाएं या विदेशी मित्र? तो परिवार जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के मूल्यों के विकास में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कौन है इनमें से? तो परिवार है। अगला प्रश्न 373 नंबर। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात जिसको डाइट के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था भाई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में सुझाव दिया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 374। 3 से यहाँ 474 लिखा है, 374 है। माध्यमिक शिक्षक मतलब कि माध्यमिक शिक्षक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को परिवर्तित किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है भाई परिवर्तित? तो जो है शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में, CTI में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी भाई? अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2022 वाली थी, मतलब कि 2020 में आई है वो नहीं, उससे पहले वाली। तो कैसी थी भाई? वो बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान का जो ये शिक्षा है 2022 वाली 20 वाली ये बाल केंद्रित शिक्षा है। ओके ध्यान रखेंगे, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित नहीं। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 376 नंबर प्रश्न देखिएगा। शिक्षा का व्यावसायिक साधन है भाई। शिक्षा का व्यावसायिक साधन क्या है? शिक्षा का व्यावसायिक साधन परिवार है या खेल समुदाय है कि विद्यालय है? तो शिक्षा का व्यावसायिक जो साधन है वो कौन सा है? प्रेस होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 377 नंबर प्रश्न है
बालक को समाजोपयोगी सदस्य बनाने में सबसे महती भूमिका किसकी, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, परिवार की, विद्यालय की, राज्य की, समाज की, किसकी भाई, तो समाज की है। बालक को समाजोपयोगी सदस्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 378 नंबर कि राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक क्या करे, अपने ग्राम में नौकरी करे, या अपने क्षेत्र में नौकरी करे, या अपने प्रांत की में नौकरी करे, या अपने देश में कहीं नौकरी करे। तो राष्ट्रीय एकता का विकास तभी होगा जब एक शिक्षक अपने देश में कहीं भी नौकरी करे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 379 प्रश्न है आपका कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, या श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। छात्रों को श्रम के महत्व के विकास को बनाने के लिए स्वयं श्रम संबंधित कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपसे कोई बड़ा है, अगर आप कोई काम करो उससे कहने के लिए छोटे से नहीं करता है, तो आप खुद ही वो काम करने लगोगे, तो वो कार्य करने लगेगा तुरंत। ठीक, तो ये बच्चे बच्चे को ऐसे सिखाना चाहिए। अगला प्रश्न 380 नंबर प्रश्न है कि छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। छात्रों को जो है छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। अनुशासन पर भाषण दे करके, या छात्रों के कार्यों में भाग ले करके, या अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण दे करके, या एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। तो क्या भाई, जब एक अनुशासित छात्र को आप पुरस्कार देंगे, दूसरा छात्र जो होगा स्वयं अनुशासित होगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 381 नंबर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि शिक्षकों को समाज द्वारा अच्छी नज़र से नहीं देखे जाने के कारण के क्या कारण हो सकते हैं। शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते। ऑप्शन ए बी है अधिक ट्यूशन करते हैं। ऑप्शन सी है कि राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। और ऑप्शन डी ये सभी कारणों पर सभी कारण इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये सभी कारण है। जो है शिक्षकों को समाज द्वारा अच्छी जो है नज़र से नहीं देखे जाने का जो है ये सभी कारण, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं। दूसरा कि अधिक ट्यूशन पढ़ाने में बिजी होते हैं, इसलिए स्कूल में सही नहीं पढ़ा पाते हैं। राजनीति में कूद जाते, तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये सभी इसीलिए इनकी अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते, कभी कभी ऐसा होता है। 382 नंबर प्रश्न है आपका, आजकल समाज में जातिवाद का बोलबाला है, इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, जातिवाद का खूब बोलबाला, इसको जो है समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, लोगों से मिल करके इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 383 नंबर प्रश्न है आपका कि आजकल शहरों में प्राइवेट शिक्षण हेतु बहुत से केंद्र खुल गए हैं, इनसे क्या हानि संभव है। इनसे क्या हानि संभव है भाई, छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते, या छात्र स्वाध्ययन का नहीं करते, या फिर छात्र केवल परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, या उपरोक्त सभी हानियां हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन, ये सभी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 384 नंबर। सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास को वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका 384 नंबर प्रश्न है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया में क्या, शिक्षा प्रक्रिया में मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्रमुख है, शिक्षक प्रमुख है, या विद्यार्थी प्रमुख है, या पाठ्यक्रम है, या ये सभी हैं। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी। शिक्षा प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्रमुख है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा 385 नंबर प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष तक के बालक कितने समय तक एकाग्र होकर के एक विषय पढ़ सकते हैं। कोई 12 से 14 साल का बच्चा है तो वह कितने समय तक एकाग्र होकर के एक विषय को पढ़ सकता है, 20 मिनट, या 40 मिनट, या 45 मिनट, या 60 मिनट। तो कितने मिनट पढ़ सकता है भाई, तो वो 45 मिनट पढ़ सकता है। तो 12 से 14 वर्ष तक के बालक कितने समय तक एकाग्र होकर के एक विषय पढ़ सकते हैं, 45 मिनट, 45 मिनट तक। इसीलिए 45 मिनट का घंटा लगाया जाता है, कितने 40-45 मिनट का घंटा बनाया जाता है पीरियड जो होता है स्कूलों में। अगला है 386 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विद्यालय के प्रश्न आपका क्या है, विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों समय सारणी की आवश्यकता पड़ती है। समय सारणी होगी तभी स्कूल सही तरीके से चलेगा। अगला प्रश्न 387 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संविधान के किस अनुच्छेद में
नागरिकों तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया भाई? अनुच्छेद जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, अनुच्छेद 3 से लेकर के 21 तक है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों तथा राजनीतिक अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया भाई? 3 से लेकर के 21 तक, अनुच्छेद डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न 388 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में अमानवीय व्यवहार तथा यातना के निषेध का प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया भाई? किसमें किया गया है आपका बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल किसमें किया गया है? ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है, इसमें देखिएगा अनुच्छेद 5, 10 इसमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये प्रश्न ही गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 389 नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में दासता तथा दास व्यापार दास व्यापार निषेध की बात कही गई है? तो इसमें भी दास व्यापार निषेध की बात कही गई है। तो ये अनुच्छेद, इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहे हैं, ये ऑप्शन इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है अधिकार नहीं है। वैसे ये चीज़ें जो है आपकी बात की जाए तो मौलिक उसमें शामिल होती हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है आती हैं, और ये जो है दास्ता वगैरह का अधिकार तो ये इसमें नहीं है। ये भी प्रश्न आप लोग गलत मान लीजिए इस एक हिसाब से। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के निषेध की बात कही गई है? जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के निषेध की बात कही गई है। तो ये हालांकि पूरा का पूरा हमारा लगता है गलत है क्या? 3, 4, 6 किताबों में तो यार सभी में जो है अनुच्छेद इसमें 3 दे रहा है, लेकिन अनुच्छेद 3 में ये बात कही नहीं गई है, और इसमें अनुच्छेद भी नहीं दे रहा। तो अनुच्छेद हमारे ख्याल से हमने इसमें नहीं रखा है। जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के निषेध की बात कही गई, तो ये दूसरा चीज़ है। ओके, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। संविधान को किस धारा में राज्य द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा न देने का प्रावधान किया गया? ये देखिएगा 391 नंबर प्रश्न है, संविधान को किस धारा में राज्य द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है? तो किस धारा में किया गया भाई? तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका धारा 28, ऑप्शन इसका ये होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 392 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने मानवाधिकार की जो है परिभाषा दी है? निम्नांकित में से किसने मानवाधिकार की परिभाषा दी है? 392 नंबर प्रश्न आपका क्या होगा? किसने मानवाधिकार की परिभाषा दी है? तो फॉसेट महोदय ने दी है। किसने? फॉसेट, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 393 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानवाधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है भाई? तो मानवाधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद है मानवाधिकार में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार के संरक्षण मानवाधिकार के संरक्षण के मतलब अशासकीय संगठन है। मानवाधिकार के संरक्षण के अशासकीय संगठन कौन से हैं भाई? तो ये सभी कौन से हैं लिखा है? तो ऑप्शन डी होगा। WCCI है, और जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी है, द माइनी मतलब कि माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप ये भी है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 395 नंबर, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 396 नंबर प्रश्न है, मूल्य परक शिक्षा होती है। मूल्य परक शिक्षा होती है भाई, कैसी होती है? मूल्यों की शिक्षा। मूल्य परक शिक्षा कैसी होती है? मूल्यों की शिक्षा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 397 नंबर प्रश्न है, परिवार बालकों में मूल्यों का विकास कर सकता है। परिवार बालकों में मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है भाई? कहानी सुना करके बिल्कुल कर सकता है। परिवार के बड़े व्यक्ति अपने उत्तम आचरण करें तो उससे भी हो जाएगा। परिवार के पर्यावरण को जो है मूल्योन्मुख बनाया जाए, इससे भी होगा। तो ये सभी ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 398 नंबर, विद्यालय में छात्रों में मूल्यों का विकास किया जाता है विद्यालय पर्यावरणों के द्वारा, या जो है शिक्षकों की आदर्श प्रस्तुति के द्वारा, या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की प्रस्तुति के द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? 398 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ये सभी, ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 399 नंबर प्रश्न आपका समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि समाज बालकों में मूल्यों का विकास करता है।
समाज बालकों में मूल्यों का विकास करता कैसे? अपने सामाजिक क्रियाकलापों के द्वारा बिल्कुल करता है। धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा तथा राजनीतिक क्रियाकलापों के द्वारा, ठीक है, ये भी करता है। सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों के द्वारा, इन सभी के द्वारा करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 400 नंबर प्रश्न आपका है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किन मूल्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किन मूल्यों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए भैया? कठोर परिश्रम सदैव फलदायी होता है, बिल्कुल होता है। अगला है लालच बुरी बला है, ठीक है, ये सही भी है। क्रोध मनुष्य का वास्तविक शत्रु, ये भी ठीक है। उक्त सभी ऑप्शन इसका डी है। और अगला प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। 401 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये मेरे प्यारे दोस्तों जो है 21वां मतलब कि 81 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो आज की वीडियो का 81 प्रश्न आपके अब इम्पोर्टेंट हो गए। और जैसा कि आपके थंबनेल में दिखाई पड़ रहा था 81 इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बैलू शब्द की उत्पत्ति हुई है, किसके हुई है? तो बैलू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के जो है वेलेयर शब्द से हुई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो इतने प्रश्न हो गए। 401 नंबर प्रश्न हमने देख लिया। अब 400 के बाद में जितने भी प्रश्न होंगे, अब कल की वीडियो में मैं जो है लगभग जो है कितने प्रश्नों को देखूंगा। तो कल का जो वीडियो होगा लगभग 66 प्रश्नों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। 466 प्रश्न जो है हम जो है कल तक देखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।